भवत्य रूपोपि दर्शनीयः स्वलंकृतः श्रेष्ठतमैर्गुणैः स्वैः दोषैः परितो मलिनीकरैस्तु सुदर्शनीयोपि विरूप एव। अर्थात अपने श्रेष्ठ गुणों से अलंकृत होकर कुरूप मनुष्य भी दर्शनीय हो जाता है, किंतु अवगुणों से या दोषों के बीच घिरकर रूपवान मनुष्य भी कुरूप हो जाता है। अतः हम श्रेष्ठ गुणों का समर्जन सुदर्शन बनकर स्वयं और समाज की दर्शन प्रियता के साथ करें, यही प्रत्येक मनुष्य का ध्येय होना चाहिए। तो ऐसी दर्शन प्रियता सभी में और सर्वत्र विकसित हो, इसी संदेश के साथ सुप्रभात की वेला में सुप्रभातम के एक और नए अंक को लेकर आप सभी के बीच उपस्थित हूं मैं, नारायण दत्त मिश्र। स्वीकारें मेरा अभिनंदन, अभिवंदन और सादर अभिवादन। नात्मनः कामकारो हि पुरुषो यमनीश्वरः इतरश्चेतरश्चैनं कृतान्तः परिकर्षति। वाल्मीकि रामायण का यह श्लोक कहता है कि जीव ईश्वर के समान स्वतंत्र नहीं है, अतः उसके द्वारा निस्संदेह अपनी इच्छा के अनुसार कुछ भी नहीं किया जा सकता। यह काल ही है जो इस जीव को इधर से उधर खींचता रहता है। अर्थात इस संसार में काल या समय की महिमा निश्चय ही अत्यंत विशेष है और इसी कालगत विशेषता को हम भारतीय काल गणना के परिचायक आज के पंचांग के माध्यम से समझने का प्रयत्न करते हैं। तो आइए आरंभ करते हैं आज के सुप्रभातम का, हम अपने इसी आद्य प्रभाग के साथ। आज का पंचांग युगाब्द 5127, विक्रम संवत 2082, शक संवत 1947, दक्षिणायन श्रावण मास, कृष्ण पक्ष, सप्तमी तिथि, बृहस्पतिवार, रेवती नक्षत्र। आज का दिन सभी के लिए मंगलमय हो। यस्याम यस्याम अवस्थायाम यत्करोति शुभाशुभम तस्याम तस्याम अवस्थायाम तत्फलम समुपाश्नुते। अर्थात जिस जिस अवस्था में मनुष्य जो जो शुभ या अशुभ कर्म करता है, जीवन में उस स्थिति में अवश्य ही उन शुभ और अशुभ कर्मों का फल उसे प्राप्त होता है। अतः अपने हृदय को शुद्ध रखें। एतदर्थ सुविचार का अत्यंत आवश्यक होना हम में आवश्यक होता है और सुविचार हमें सुलभता से दृष्टिगत और श्रुतिगत होता है सुभाषित में। तो आइए अब सुन लेते हैं आज के विशेष सुभाषित को 3 भाषाओं के साथ। आत्मा यस्य वशे नास्ति कुतस्तस्य परे जनाः आत्मानं वशमानीय त्रैलोक्यं वर्तते वशे। जिसका स्वयं पर ही नियंत्रण न हो, वह भला दूसरों को कैसे अपने वश में कर सकता है। स्वयं पर पूर्ण नियंत्रण हो तो समस्त संसार को अपने वश में किया जा सकता है। One who does not have control over himself, how can he control others? By establishing control over oneself, one can control the entire universe. सुभाषित की इस प्रस्तुति के बाद अब समय हो गया है भारतीय ज्ञान परंपरा से जुड़ी हमारी विशेष प्रस्तुति का। नर्मदा, जिसे स्कंद पुराण में शिवलोक से अवतरित बताया गया है, एक पवित्र देव नदी है। यह भारत की तीसरी सबसे बड़ी आंतरिक और प्रायद्वीप की 5वीं सबसे बड़ी नदी है। नर्मदा भारतीय संस्कृति में आस्था, मुक्ति, अध्यात्म, संस्कृति और जीवन का प्रतीक है। आइए देवनदी नर्मदा के बारे में जानते हैं, जो अपनी भव्यता और आस्था से आज भी श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध करती हैं। स्कंद पुराण के अनुसार देवनदी नर्मदा का अवतरण भगवान शिव के शिवलोक से हुआ है। इसी कारण जो लोग नर्मदा और अमरकंटक की यात्रा करते हैं, वे ब्रह्मा, विष्णु और शिव लोकों में विचरण करते हैं। वेदों और पुराणों में गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जलस्मिन् सन्निधि कुरु मंत्र में वर्णित सभी नदियों में नर्मदा को एक पवित्र देव नदी कहा गया है।
कालिदास जी 2500 वर्ष पहले अमरकंटक आए तो उन्होंने इस पर्वत को शिव के समान ही देखा, और जो वृक्ष हैं उनमें लताएं ऐसी लपटी हुई थी जैसे जटाएं होती हैं। और इस मैकल पर्वत का वर्णन करते हुए उन्होंने लिखा नर्मदा जी को मैकल करने का। नर्मदा उपमा है, नाम नहीं है। जो ना मरे वो नर्मदा है। मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलकर गुजरात के भरूच के पास अरब सागर की खंभात खाड़ी में विलय होने तक नर्मदा नदी लगभग 1312 किलोमीटर का लंबा सफर तय करती है। यह गोदावरी और कृष्णा नदी के बाद भारत के अंदर बहने वाली तीसरी सबसे बड़ी नदी है, जबकि भारतीय प्रायद्वीप में बहने वाली 5वीं सबसे बड़ी नदी है। नर्मदा उद्गम कुंड नर्मदा का उद्गम स्थल है, जहां से यह प्रवाहित होती है। मेकल पर्वत के अमरकंटक से निकलकर 200 किलोमीटर तक सतपुड़ा के घने जंगलों से बहती हुई नर्मदा नदी जबलपुर पहुंचती है। भेड़ा घाट जबलपुर से 20 किलोमीटर दूर नर्मदा की जलधारा खुले में नहीं बल्कि दूर दूर तक फैली हुई नीली, गुलाबी और पीली चट्टानों के बीच से गुजरती है। इंदिरा सागर से निकलकर नर्मदा जी ओंकारेश्वर के लिए प्रवाहित होती हैं। ओंकारेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में मोटक्का गांव से लगभग 20 किलोमीटर दूर मांधाता द्वीप पर स्थित है। मांधाता द्वीप पर नर्मदा और कावेरी का संगम होता है। ओंकारेश्वर में भगवान शिव की परिक्रमा कर आनंददात्री भगवती नर्मदा महेश्वर मंदिर में उपासना करने के लिए महेश्वर पहुंच जाती हैं। मध्य प्रदेश में लगभग 750 किलोमीटर तक अपनी यात्रा जारी रखते हुए नर्मदा जी इंदौर से लगभग 150 किलोमीटर दूर झाबुआ जिले में पहुंचती हैं। मध्य प्रदेश के झाबुआ से निकलकर नर्मदा जी भरूच में प्रवेश करती हैं और बिना विश्राम किए अपनी अंतिम यात्रा गुजरात में तय करती हैं। गुजरात के केवड़िया क्षेत्र में नर्मदा नदी पर बना सरदार सरोवर बांध अमेरिका के ग्रैंड कूली बांध के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बांध है। माननीय मोदी जी ने इस बांध से 3.2 किलोमीटर दूर साधु बेट स्थान पर लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 597 फीट ऊंची स्टैच्यू ऑफ यूनिटी प्रतिमा का भी शिलान्यास किया है। अरब सागर की खंभात खाड़ी में नर्मदा का सबसे विस्तृत और विस्मित करने वाला संगम होता है। ऐसा प्रतीत होता है मानो आत्मा से परमात्मा का महामिलन हो रहा हो। नर्मदा भारतीय सांस्कृतिक परंपरा में एक नदी से कहीं बढ़कर है। यह आस्था, मुक्ति, अध्यात्म, संस्कृति और जीवन का प्रतीक है। राजमंगल पांडे के साथ जनेंद्र सिंह रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और इस विशेष रिपोर्ट के साथ ही बुलेटिन में अभी समय हो गया है अल्प विराम का। आप देखते रहिए डीडी न्यूज, हम जल्दी ही लौटते हैं। सर बीड़ी पुलाव ट्राई करो, मस्त है। कैसा है? अरे उसको काहे को बुरता है? टिप्स इग्नोर करने का, अपना दिमाग लगाकर ऑर्डर देने का। मार्केट का स्टॉक टिप्स बहुत लोग देता है, डेंजरस हो सकता है। कंपनी और रिस्क पूरा समझने का, फिर इन्वेस्ट करने का। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। दीदी नौकरी लग गई। अरे वाह, बधाई हो। तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग। हाँ दी, नया मोबाइल। अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे। इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है। पहले बजट बनाना सीखो, फिर खर्च करो। पर दी देखो, कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम। हाँ दी, पार्टी मेरी, बजट तुम्हारा। अच्छा। आरबीआई कहता है, सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। पुनरअपि स्वागत है आप सभी का सुप्रभातम में। और सुप्रभातम में अब समय है स्वास्थ्य मंत्र पर चर्चा का। अंगदान में निश्चित अंग ऐसे व्यक्ति को प्रत्यारोपित किए जाते हैं जिसके अंग ने कार्य करना बिल्कुल बंद कर दिया है। अंगदान से प्राप्त अंग से ऐसे व्यक्ति में अंग प्रत्यारोपण से जान बचाई जा सकती है।
अंगदान के विषय में जानकारी और जागरूकता बेहद जरूरी है। देखते हैं यह रिपोर्ट और जानते हैं अंगदान के विषय में। अंगदान से कई जरूरतमंद लोगों की जिंदगी को बचाया जा सकता है। अंगदान में निश्चित अंग और कोशिकाएं ऐसे व्यक्ति में प्रत्यारोपित की जाती है जिसके अंग ने कार्य करना बंद कर दिया हो, यानी ऑर्गन फेलियर की अवस्था हो। अपने जीवन काल में मृत्युपरांत अंगदान करने के लिए प्लेज कर सकता है, जिसके लिए आपको noto.abdm.gov.in ये पोर्टल में लॉगिन करके आप अपने अंग और टिश्यू दोनों के लिए प्लेज कर सकते हैं। जो व्यक्ति अंगदान के लिए प्लेज करते हैं, हम उनसे ये भी आग्रह करते हैं कि वो अपने परिवार के साथ इस बारे में चर्चा करें, ताकि जब अगर दुर्भाग्यवशत इस परिस्थिति में आते हैं, ब्रेनस्टेम डेथ परिस्थिति में वो व्यक्ति जाता है, तो उसके परिवार को ये निर्णय लेने में सुविधा हो। अंगदान करने के लिए पंजीकरण की प्रक्रिया होती है। यदि कोई व्यक्ति अंगदान करना चाहता है तो उसे प्रतिज्ञा पत्र भरना होता है। रजिस्ट्रेशन या पंजीकरण के बाद संस्थान की ओर से व्यक्ति को एक डोनर कार्ड प्राप्त होता है। अंगदान एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति के अंगों को लिया जाता है और फिर उसे दूसरे व्यक्ति में प्रत्यारोपित कर दिया जाता है। कुछ अंग जीवित व्यक्ति से लिए जा सकते हैं, जैसे गुर्दे और जिगर। वहीं कुछ अंग ऐसे हैं जो कैडवर डोनर यानी दिमागी रूप से मृत घोषित किए व्यक्ति से ही लिए जाते हैं। काउंसलिंग ही एक ऐसा उपाय है जिससे हम परिवार वालों के साथ मिलकर उनकी भावनाओं को समझते हुए उनको जागरूक भी कर सकते हैं और उनको ढांढस भी बंधवा सकते हैं ऐसी स्थिति में, क्योंकि ब्रेन स्टेम डेथ एक क्लिनिकल डेथ है। हम परिवार को यही समझाते हैं, जब वो एक्सेप्टेंस की स्टेज में आते हैं कि इस चीज़ स्थिति को एक्सेप्ट करते हैं, वो ये क्षण है जब हम उन्हें अंगदान के बारे में बता सकें। जो रिट्रीवल का समय वो रात का रखा जाता है ताकि सूर्योदय के बाद हम फैमिली मेंबर को बॉडी हैंडओवर कर सकें। एक व्यक्ति द्वारा किए गए अंगदान से कई लोगों की जिंदगी को बचाया जा सकता है। अंगदान दो प्रकार से होता है, पहला जीवित अंगदान और दूसरा मृत्यु के बाद अंगदान। जीवित अंगदान में कोई व्यक्ति किडनी, पैनक्रियाज या फिर जिगर का कुछ भाग दान कर सकता है। मृत्यु के बाद अंगदान में मृत व्यक्ति के वो सभी अंग दान किए जा सकते हैं जो ठीक से काम कर रहे हों। अंगदान में सामान्य रूप से 8 अंग शामिल होते हैं जिनका दान किया जा सकता है। मृत व्यक्ति से गुर्दे, जिगर, फेफड़े, हृदय, पैनक्रियाज, आंतें, ऊतक और त्वचा का भाग भी लिया जा सकता है। अगर किसी को हार्ट की बीमारी है लेकिन लिवर और किडनी उनके सही है तो वो दिए जा सकते हैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है और ना ही इसमें एज का कोई इशू है। जैसे छोटे बच्चे, जैसे 2-3 दिन के बच्चों का भी अंगदान हुआ है। ये एक पूरा सर्जिकल प्रोसेस है जो ऑर्गन रिट्रीव किया जाता है, इसमें कोई डिसफिगरमेंट नहीं होता है। जो उन्होंने शपथ ली है या लेना चाहते हैं कि अंगों को वो मृत्यु के बाद दान करेंगे या ब्रेन डेथ की स्थिति में वो दान करेंगे, इसको तभी पूरा किया जा सके यदि उनके अंग सुरक्षित हैं, ठीक तरह से कार्य कर रहे हैं। और हम सबको आगे बढ़कर इसमें अपना सर्वस्व देना चाहिए, योगदान देना चाहिए, ताकि जाने के बाद भी हम मुस्कुराते हुए दूसरों के जीवन को भी रोशन कर सकें। यदि कोई अंगदान की इच्छा रखता है तो उसके लिए उसे प्रतिज्ञा पत्र भरना होता है, जिसके बाद ही अंगदान की प्रक्रिया में व्यक्ति शामिल हो सकता है। सफल रजिस्ट्रेशन के बाद संस्थान की ओर से मिले डोनर कार्ड में यूनिक गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होता है। ये नंबर सभी ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन के साथ पंजीकृत होता है। अंगदान की प्रक्रिया बेहद सरल है। व्यक्ति अपने जीवन काल के दौरान अंगदान की प्रतिज्ञा ले सकता है। अंगदान की प्रतिज्ञा के बाद व्यक्ति की मृत्यु के बाद ही अंग लिए जाते हैं। व्यक्ति के द्वारा दान किए गए अंगों का उपयोग उसके बाद प्रत्यारोपण के लिए किया जा सकता है।
अंग प्रत्यारोपण असाध्य रूप से बीमार रोगियों को जीवन प्रदान कर सकता है। कई ऐसे लोग हैं जिन्हें एक स्वस्थ अंग की आवश्यकता है। ये आवश्यकता तभी पूर्ण हो सकती है जब अधिक से अधिक लोग सामने आए और अंगदान की प्रतिज्ञा करें। आपके द्वारा किया गया अंगदान किसी का जीवन बचा सकता है। आप भी आज ही अंगदान की प्रतिज्ञा लें और किसी को जीवन दान दें। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। और अब क्रम है योग और स्वास्थ्य से जुड़ी प्रस्तुति का। योग स्वस्थ जीवन के लिए अत्यंत उपयोगी है। नियमित योगाभ्यास करने से शरीर में ऊर्जा का संचार होता है। आइए देखते हैं इसके लिए उपयोगी कुछ यौगिक क्रियाएं। तो चलिए आज देखते हैं कुछ आसना थकान दूर करने और ताकत बढ़ाने के लिए। पहला अधोमुख श्वानासन। पहले आप वज्रासन में आ जाइए, फिर आपकी कोहनियों को घुटनों के पास रख के आपकी हथेलियों को नीचे, एक हथेली आगे, फिर आपकी हथेलियाँ आपके कंधों के नीचे और आपके घुटनों को आपके हिप्स के नीचे एडजस्ट कर लेना है। यहाँ से आपके टोस को अंदर की तरफ करके घुटनों को ऊपर उठा के एड़ियों को नीचे दबाते हुए और आपके छाती को आपके थाइस की तरफ, जांघों की तरफ पुश करते हुए इस प्रकार इस स्थिति में कुछ देर होल्ड करेंगे। फिर सांस छोड़ते हुए वज्रासन में आ जाएंगे। दूसरा भद्रासन। पहले हम दंडासन में बैठेंगे, दोनों पैरों को सीधा, फिर अपने दोनों पैरों को पंजों के अंदर की तरफ लेते हुए आपके ग्रोइन के पास जितना पास ले सके आपकी पीठ को सीधी रखते हुए अपने पैरों के पंजों को ऐसे हाथों से पकड़ के सीधी पीठ करके बैठ जाएंगे। कोशिश करेंगे आपके घुटनों को मैट पे टच करने की। इस स्थिति में कुछ देर आंख बंद करके बैठ जाएंगे। फिर धीरे से पैरों को आगे कर लेंगे। तीसरा सेतु मंदासन। अपने पीठ के बल लेट जाएंगे, आप घुटनों को मोड़ते हुए पैरों को पंजों को मैट पे रखेंगे, जितने आपके हिप के डिस्टेंस है उतना। अब सांस लेते हुए हाथों को आपके थाइस के पास, सांस लेते हुए धीरे से अपने हिप्स को ऊपर करेंगे जितना ऊपर आप ले जा सकते हैं और स्ट्रेच फील करेंगे। फिर सांस छोड़ते हुए नीचे। फिर एक बार देखिए, धीरे से सांस लेते हुए ऊपर। इस स्थिति में कुछ देर होल्ड करेंगे और सांस छोड़ते हुए फिर नीचे। अब अपने पैरों को सीधा करके एक साइड में मुड़ के हाथों की मदद से ऊपर आ जाए। तो आइए जानते हैं कुछ और प्रैक्टिकल टिप्स हमारे योग गुरु हंसामा योगेंद्र से। नमस्कार। शरीर की एनर्जी बढ़ाना, जिससे पूरा दिन एनर्जेटिक रहे, इसके लिए सवेरे थोड़ा जल्दी उठना अच्छा रहेगा। और उठते से ही रात के भिगे हुए जीरा सवेरे अगर पी लिया हो, जीरे का पानी, तो एनर्जी काफ़ी बढ़ जाती है। ज़रूरी है कि हम थोड़ा शेड्यूल करें हमारा टाइम टेबल, कि किस समय हम खाएंगे, किस समय हम एक्सरसाइज करेंगे क्योंकि एनर्जी बढ़ती है उससे, किस समय हम रिलैक्सेशन करेंगे, किस समय हम वॉकिंग करेंगे। ये सब शेड्यूल रखना बहुत ज़रूरी है। हर 2 घंटे में थोड़ा सा चल लेना या थोड़ा सा सीढ़ियाँ चढ़ के उतर जाना बहुत फ़ायदा करेगा। उससे एनर्जी सचमुच बूस्ट हो जाएगी। और जितना हो सके मन को टेंशन फ्री रखें और बाहर का रेडीमेड जो पैकेट है ना, जिससे लो और डलनेस आ जाती है, उसको अवॉइड करें। बस ध्यान दें। नमस्कार। और सुप्रभातम में अभी हो गया है एक और अल्प विराम लेने का। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। हम अगली प्रस्तुति के साथ जल्द ही लौटते हैं।
फिर ये डुगडुगी गई कहाँ? पापा के साथ साथ सारे सपने भी चले गए। अब तो बस अपने गैराज में बैठा लोगों की डुगडुगी ठीक करता रहता हूँ। और अपने बच्चों के सपनों के साथ ऐसा कुछ नहीं होने देना। वो कैसे? पहले से लाइफ इंश्योरेंस का टर्म प्लान ले रखा। बड़े भैया, सपनों को रखो सुरक्षित टर्म प्लान के साथ। सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। और सुप्रभातम में अब समय हो गया है संस्कृत पाठशाला का, अर्थात संस्कृत सीखने का। आइए चलते हैं संस्कृत पाठशाला की कक्षा में और सीखते हैं कुछ वाक्यों को संस्कृत भाषा में। नमो नमः मित्राणि। भाषा प्रभागस्य एतस्यां संस्कृत कक्षायां भवतां सर्वेषामपि स्वागतम्। मम नाम गवीशः। हम कक्षा के क्रम में यात्रा के समय प्रयोग किए जाने वाले वाक्यों को सीख रहे हैं। शिक्षण के इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आइए सीख लेते हैं कुछ और वाक्यों को। यदि हमें कहना हो अगला स्टॉप कौन सा है, तो कहेंगे अग्रिमं स्थानकं किम अस्ति। अग्रिमं स्थानकं किम अस्ति। क्या अगला पड़ाव हमारा है? यदि यह वाक्य हो तो इसे संस्कृत में कहेंगे किम अग्रिमं स्थानकम अस्माकम अस्ति। किम अग्रिमं स्थानकम अस्माकम अस्ति। ऐसे ही आगे चलिए तो संस्कृत में कहेंगे एवमेव अग्रे चलतु। एवमेव अग्रे चलतु। यात्रा के समय आपका बैग न मिल रहा हो तो प्रायः हम कहते हैं मेरा बैग कहाँ गया, तो इसे संस्कृत में कहेंगे मम स्यूतः कुत्र गतः। मम स्यूतः कुत्र गतः। आपने मेरा बैग देखा क्या? अपि भवान मम स्यूतं दृष्टवान। अपि भवान मम स्यूतं दृष्टवान। यदि वाक्य कहना हो यहीं पर तो रखा था, तो इसे संस्कृत में कहेंगे अत्र एव स्थापितम आसी। अत्र एव स्थापितम आसी। वाक्य यदि कहना हो यहीं कहीं होगा, ढूंढते हैं, तो संस्कृत में कहेंगे अत्र एव कुत्रचित् स्यात् अन्वेषणं कुर्मः। अत्र एव कुत्रचित् स्यात् अन्वेषणं कुर्मः। यदि कहना हो वहां है, तो कहेंगे तत्र अस्ति। तत्र अस्ति। यहां किसने रखा? यदि यह वाक्य हो तो संस्कृत में बोलेंगे अत्र केन स्थापितः। अत्र केन स्थापितः। यदि कहना हो मैं नहीं जानता, तो संस्कृत में बोलेंगे अहम न जानामि। अहम न जानामि। किसी और को पूछो, तो संस्कृत में बोलेंगे अन्यम कमपि पृच्छ। अन्यम कमपि पृच्छ। मैं अभी ही आया हूं। अहम तु इदानीम एव आगतः। अहम तु इदानीम एव आगतः। यदि वाक्य हो पैसा संभाल कर रखो, तो कहेंगे धन विषये जागरूको भव। धन विषये जागरूको भव। कैसी ट्रेन है यह? यदि यह वाक्य हो तो कहेंगे कीदृशं रेलयानम एतत्। कीदृशं रेलयानम एतत्। मैं इस ट्रेन से कभी नहीं जाऊंगा। यदि यह कहना हो तो कहेंगे अहम एतेन रेलयानेन कदापि यात्रां न करिष्यामि। अहम एतेन रेलयानेन कदापि यात्रां न करिष्यामि। वाक्य यदि हो यह मेरी सीट है, तो संस्कृत में कहेंगे एतत् आसनम मम। एतत् आसनम मम। आसनम या स्थानम कुछ भी प्रयोग यहाँ कर सकते हैं। मेरी टिकट पर भी यही सीट नंबर है। यदि यह वाक्य हो तो संस्कृत में बोलेंगे मम चिटिकायाम अपि आसनक्रमः एषः एव। मम चिटिकायाम अपि आसनक्रमः एषः एव। अपनी टिकट दिखाइए। कृपया स्वचिटिकां दर्शयतु। कृपया स्वचिटिकां दर्शयतु। मित्रों, इन वाक्यों को आप कहीं संजो कर रख लें और इनका वाचिक अभ्यास करते रहें। वैसे इस प्रकार के ही कुछ और वाक्य आप भी बना सकते हैं। वाक्य निर्माण में सहयोग के लिए आप सोशल मीडिया
अर्थात जनसंचार माध्यम के द्वारा हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं। मित्रों, आज की कक्षा को यहीं देते हैं विराम। अग्रिम कक्षा में पुनः मिलिष्यामः। भूयात् तावत् शुभम मंगलम। विद्या शौर्यं च दाक्ष्यं च बलं धैर्यं च पंचमं मित्राणि सहजान्याहुर्वर्तयन्ते हि तैर्बुधाः। अर्थात विद्या, शौर्य या पराक्रम, दक्षता या कार्य कुशलता, बल एवं धैर्य, ये मनुष्य के 5 सहज मित्र कहे गए हैं। एवं बुद्धिमान व्यक्ति इन पांचों से अपना जीवन सक्रिय रखते हैं। तो हम सभी अपने इन 5 सहज मित्रों का संबल पाकर संसार में न स्वयं ही सक्रिय रहे बल्कि दूसरों को भी क्रियाशील या कर्मशील बनाए। इसी परामर्श के साथ सुप्रभातम के इस अंक का अब होता है समापन। हम पुनः लौटेंगे कल अपने निर्धारित समय पर। अभी मुझे दीजिए अपने सहयोगियों के साथ अनुमति। नमस्कार।